मेरा नाम शिप्रा है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा उनका एक छोटा भाई भी था, जो कि अपनी नानी के घर अमरोहा में रहता था। मेरा देवर 6 साल का था तभी मेरे सास ससुर की मौत हो गई थी। मेरे पति की कोई बहन नहीं थी, सिर्फ 2 भाई ही थे। मेरे पति की भी ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी, उनकी उम्र भी 27 साल थी और अब मेरा देवर 16 साल का हो चुका था। जब मेरा देवर 6 साल का था और उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, तो उसके नाना नानी अपने साथ मेरे देवर को ले गए थे, क्योंकि वो उस टाइम बहुत छोटा था। मेरे पति काफ़ी समझदार और बड़े थे, वो भी अपने नाना नानी के घर चले गए थे। लेकिन जब वो जवान हुए तो उनके नाना नानी ने उनकी शादी जल्दी ही करने का फैसला कर लिया। मेरे पति की शादी मेरे साथ कर दी गई। उसके बाद मेरे पति ने फैसला किया कि अब शादी हो जाने के बाद वो अपने नाना नानी के घर पर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने माता पिता के घर बरेली शहर में जाएंगे। मेरी शादी हुई तो अमरोहा में थी, लेकिन शादी के 1 महीने के बाद मेरे पति मुझे मेरे असली ससुराल मतलब मेरे सास ससुर के घर में लेकर आ गए थे। नाना नानी को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरे पति ने बरेली में ही नौकरी करना शुरू कर दिया था, जबकि मेरा देवर अभी अपने नाना नानी के घर में ही रह रहा था और उसकी उम्र 16 साल हो गई थी। मेरी शादी को लगभग 6 साल गुजर गए थे और इस घर में मैं अकेली ही रहती थी। एक बार मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने पर जब मेरा देवर हमारे घर पर आया और वो मार्केट से सब्जी लेकर आया, तो वो रोज़ सब्जी के साथ साथ 50 रुपए की फिटकरी भी लेकर आता था। झिझक की वजह से मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ पाती थी, क्योंकि वो मेरा देवर था और फिटकरी को लेकर खामोशी से मैं एक डिब्बे में रख दिया करती थी। लगभग पूरे 20 दिन के बाद मेरे पास फिटकरी बहुत सारी जमा हो गई थी। आखिरकार मैंने एक दिन अपने देवर को बुलाकर इसकी वजह पूछी, तो जो मेरे देवर ने मुझे वजह बताई, उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसने मुझे जब फिटकरी लाने की वजह बताई तो मैं खुद भी कंफ्यूजन में चली गई थी। मेरे देवर की उम्र 16 साल थी। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मुझसे घर का कोई काम भी नहीं होता था। मेरा देवर उन दिनों अपने ननिहाल में रह रहा था। मैं अपने घर का सारा काम अकेले ही करती थी। न मेरे सास ससुर थे और ना ही कोई और। इस बड़े से घर में मैं अकेली ही रहती थी अपने पति के साथ। मेरे पति भी रात को ही घर में घुसते थे या फिर संडे के दिन उनकी छुट्टी होती, तब वो दोपहर तक घर पर मौजूद होते थे। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए घर से निकल जाते थे और फिर रात के 11 बजे घर में घुसते थे। सारा दिन मैं घर पर अकेली रहती थी और घर के काम में बिजी रहती थी। मेरे पति को साफ सफाई बहुत पसंद थी और उनको अपना हर काम टाइम से चाहिए होता था। अगर उनका कोई काम करने में मुझे देरी हो जाती थी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा किया करते थे। और हमारे घर में कोई नौकरानी भी नहीं थी, क्योंकि हम 2 ही लोग तो रहते थे, लेकिन घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए घर का काम भी ज़्यादा ही होता था। घर के सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थी। एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक तरफ मेले कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, और दूसरी तरफ मुझे खाना बनाने की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मेरे पति शाम को 7 बजे घर पर आ जाते थे, तो उन्हें पूरे 7:30 बजे खाना चाहिए होता था। बाकी के काम तो अगर मैं थोड़ी देर से भी कर लूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति का जो काम था वो तो मुझे उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही करना था। जैसे खाना बनाना, मुझे मेरे पति को पूरे 7:30 बजे खाना सर्व करना होता था, और सारी परेशानी तो खाना बनाने की ही थी। खाना बनाना एक ऐसा काम था जो मुझे टाइम पर ही करना होता था, हर हाल में, चाहे कितनी भी मुझे परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि मेरे पति के अंदर एक बहुत ही गलत आदत थी। वो कभी भी मेरी परेशानी को नहीं समझते थे। उन्हें सिर्फ हमेशा अपनी और अपने टाइम की फिक्र लगी रहती थी। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को भी 6 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक मेरे पास कोई संतान नहीं थी। मैं बच्चे के लिए तड़प रही थी और मेरा इलाज भी चल रहा था। डॉक्टर ने मेरे इलाज के साथ साथ मेरे पति को भी रिपोर्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पति ने जब रिपोर्ट करवाई तो उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो भी अब खामोश खामोश से रहने लगे थे।
वरना तो अब तक मेरे पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरे पति के ननिहाल वाले तो इस बात को मानने के लिए भी तैयार ही नहीं थे कि मेरे अंदर नहीं बल्कि उनके नाती के अंदर कमी आई है। अगर मेरे अंदर कोई परेशानी थी भी तो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी मेरे पति के अंदर थी, लेकिन फिर भी मेरे पति ने इलाज नहीं किया। शायद वो इलाज करने के बाद ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति की तो एक ही रट थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर तो पैसा कमाने के चक्कर में अपने पेशेंट बढ़ाना चाहते हैं। अपने पति की ऐसी बातें सुनने के बाद मैं भी खामोश हो जाती थी और इसी तरह से मुंह बंद करके जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को 7 बजे तक घर वापस आ जाते थे। इसलिए मैं सारा दिन घर में अकेली रहकर घर के कामों में बिजी रहती थी या फिर खाली समय में बोर हो जाती थी। और अगर घर का कोई सामान, सब्जी, राशन वगैरह या कुछ भी आना होता था तो वो भी मैं खुद ही जाकर लेकर आती थी। मेरे पति को ऐसे कामों से कोई मतलब ही नहीं होता था। वो घर का कोई भी काम नहीं करते थे, बल्कि उनका मूड तो मेरी तरफ से बड़ा बदला बदला सा रहता था। वो मुझसे ज्यादा बातें ही नहीं करते थे। न जाने मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या चाहते थे। मुझे आज तक अपने पति की कोई बात समझ नहीं आई थी। मेरे पति एक बहुत ही एटीट्यूड में रहने वाले इंसान थे, जिनके अंदर ईगो और एटीट्यूड कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के सीक्रेट किसी को बताना ही नहीं चाहते थे और न ही अपनी अच्छी बुरी बात किसी से शेयर करते थे। मैं उनकी पत्नी थी, उनकी लाइफ पार्टनर थी। वो मुझसे भी अपनी कोई बात शेयर करना पसंद नहीं करते थे। इतना तो मैं समझ गई थी कि मेरे पति बच्चे की वजह से परेशान हैं, मगर कभी जाहिर नहीं करते। शायद अंदर ही अंदर वो खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरे पेट में बड़ा अजीब सा दर्द उठता था। कुछ दिनों तक तो ये दर्द बहुत हल्का सा था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे लिए घर का काम करना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। मैंने इस बारे में कई बार अपने पति को भी बताया, लेकिन मेरे पति ने हर बार इग्नोर कर दिया। उन्होंने कभी मेरी तबीयत पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन मैं फिर भी खामोशी से अपने दर्द को बर्दाश्त करती रहती थी। कभी पेट दर्द की गोली खा लेती थी तो कभी कोई चूरन, जिससे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था। लेकिन दवाई का असर कुछ देर तक ही रहता था, उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी और घर में कोई ऐसा भी मौजूद नहीं था जो मेरी मदद कर सकता या मेरी इस बीमारी में मेरा ख्याल रख सकता। मेरा ख्याल रखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था और मेरे पति तो ऐसे थे जिनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। मेरे पति की अगर तबीयत खराब होती थी तो मैं उनका ख्याल रख लिया करती थी, लेकिन अगर मुझे कभी हल्का सा बुखार भी हो जाता था तो मुझे कोई एक गिलास पानी देने वाला भी यहाँ पर नहीं होता था। एक दिन अचानक अमरोहा से मेरे पति की नानी और मेरा देवर हमारे घर पर आ गए। मेरे पति की नानी हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई हुई थी और उसके बाद हमारे घर हमसे मिलने भी आ गईं। मुझे देखकर वो परेशान हो गई थी। रात का टाइम था और मेरा दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। हमारे दरवाजे की बेल बज रही थी। मुझे आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़े होकर बाहर तक जाकर दरवाज़ा खोल दूं। लेकिन हमारे घर पर मेरे पति के अलावा कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मैं समझी कि मेरे पति आए होंगे, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला और सामने अपने पति की नानी और देवर को देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी और हैरान भी हो गई थी। वो बेचारी न जाने कब से बेल बजा रही थी। मेरी ननिया सास अंदर आते ही कहने लगी, बहू इतनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रही थी? मैंने पहले उन लोगों को बैठने के लिए कहा और मैं फ्रिज से निकालकर उनके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आ गई और उनको पिलाया। उसके बाद मैंने नानी जी को भी अपनी सारी कहानी के बारे में बताया कि मुझे क्या परेशानी हो रही है। उन्होंने जब मुझे गौर से देखा तो मेरा चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था और मेरे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई है। नानी जी ने कहा, बहू मैं ज़रा जल्दी में हूँ क्योंकि तुम्हारे नाना जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास रुक जाती। मेरी टिकट्स बुक हैं और तुम्हारे नाना जी भी फ़ोन करके मुझे जल्दी बुला रहे हैं। मुझे हर हाल में अभी निकलना है। मैं तो यहाँ तुम लोगों से मिलने के लिए आई थी।
सोचा यहाँ आई हूँ तो तुम लोगों से मिलती ही चलूं, लेकिन घर पर अगर तुम्हारे नाना जी की तबीयत खराब ना होती तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। नानी जी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक आइडिया आया। उनके साथ मेरा 16 साल का देवर भी आया था। नानी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास धीरज को छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना और ये तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे सारे काम भी करेगा। धीरज की इन दिनों वैसे भी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और वैसे भी इस टाइम तुम्हें किसी के सहारे की बहुत ज़रूरत है। धीरज के पास कुछ कपड़े तो हैं, बाकी के कपड़े मैं भिजवा दूंगी। धीरज बहुत काम का बच्चा है, वैसे भी ये तुम्हारा देवर है, ये तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। नानी जी मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे देवर धीरज को हमारे घर पर छोड़ दिया और उसके बाद वो अपने घर अमरोहा चली गई। इससे पहले जब मैंने अपने देवर को देखा था तो वो काफ़ी छोटा और कमज़ोर सा लड़का था, लेकिन अब तो अच्छा खासा बड़ा और हेल्दी लग रहा था। वो लंबाई में बिल्कुल अपने बड़े भैया पर गया था। मेरे पति भी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते थे। इसी तरह से मेरे देवर की उम्र भी अभी सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन देखने में वो 22 साल का लड़का लग रहा था। जिसके साथ साथ धीरज बहुत खामोश बिहेवियर वाला लड़का था और उसका नेचर भी अच्छा था, लेकिन वो मुझसे अभी ज़्यादा घुला मिला नहीं था क्योंकि वो हमारे घर पर नहीं रहता था और मेरे साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह पाया था। नाना नानी जी का घर भी हमारे घर से बहुत दूर था और अपनी पढ़ाई की वजह से वो यहाँ पर आता भी नहीं था और हम लोग उनसे दूर यहाँ पर अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। बस कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिलहाल नानी जी 2-3 घंटे मेरे पास रुककर चली गई थी और धीरज मेरे पास रुक गया था। नानी जी के कहने पर वो मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास भी ले गया था। मेरे पति को भी धीरज के घर आने से बहुत खुशी मिली थी। डॉक्टर के यहाँ मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं ज़्यादा रास्ते नहीं जानती थी। हमारा घर बहुत सुनसान एरिया में था, इसलिए मैं घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी और अस्पताल भी हमारे घर से बहुत दूर था, तो जाते जाते बहुत देर हो जाती थी। धीरज मुझे अपने भैया की बाइक पर बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर चला गया था। लगभग 20 मिनट का रास्ता तय करने के बाद हम अस्पताल तक पहुंच गए थे। काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया तो मैं धीरज के साथ ही डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। धीरज भी एक तरफ को साइड में खामोशी से बैठ गया था। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक बड़ी अजीब सी बीमारी के बारे में बताया था। डॉक्टर ने बताया था कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। हमारे देश में लगभग 80% औरतों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद नहीं हो पाती और पेट में बहुत तेज दर्द होता है। ये बीमारी यूट्रस में सूजन की वजह हो सकती है। आपके यूट्रस पर सूजन आ गई है। अगर औरत को पहले से ही बच्चा होता है तो फिर उसका दूसरा बच्चा बहुत मुश्किल से होता है और बहुत टाइम के बाद होता है। इसका इलाज सिर्फ इतना है कि औरत को लंबा इलाज करना होता है, लगभग 1 साल का, और परहेज तो बहुत ही ज़्यादा करना है। और इसका हल सिर्फ यही है कि आपको जल्द से जल्द अपनी इस सूजन को ख़त्म करना होगा, वरना आप कभी मां नहीं बन सकेंगी। मैंने डॉक्टर से पूछा इसमें इलाज का कितना खर्चा आ जाएगा, तो डॉक्टर ने बताया कि लगभग आपके इलाज का खर्च 1 महीने में 20,000 रुपये तक आ जाएगा, क्योंकि हम आपकी बच्चेदानी के ऊपर से सूजन हटाने के लिए नई नई दवाइयों का उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से आपको दर्द से भी सहायता मिलेगी। दवाई के जरिए हम आपके शरीर की सारी सूजन खत्म कर देंगे और तब बच्चेदानी की सूजन को खत्म करने पर ध्यान देंगे, ताकि आने वाले टाइम में आपकी गोद भर सके और आपके पास संतान आ सके और आप इस तकलीफ से भी आज़ाद हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको अच्छी दवाई दूंगी और आपका अच्छा इलाज करूंगी, लेकिन आपको कुछ रिपोर्ट्स करवानी होंगी। उसके लिए आपको लगभग 10,000 रुपये रिपोर्ट्स के लिए देने होंगे। धीरे धीरे ट्रीटमेंट शुरू होगा तो आपकी बॉडी पर काफ़ी असर फील होने लगेगा और आपका दर्द भी कम होने लगेगा और दर्द एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान के शरीर में सूजन होती है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पैसों की बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि 10,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। इस महंगाई के दौर में तो अपने घर का खर्चा करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था और अब फिर डॉक्टर का खर्चा करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था।
अब मैं इतने ज़्यादा पैसों का बंदोबस्त कैसे करती? मेरे पास तो सिर्फ 2 या 3 हज़ार ही रहते थे। 2 दिन की दवाई लेने के बाद खामोशी से उठकर हम लोग वहाँ से चले आए थे। सारे रास्ते मुझे यही टेंशन हो रही थी कि इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा, और टेंशन की वजह से मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि मेरे पति मुझे खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते थे। कभी कभी पैसे दे दिया करते थे और उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं रहती थी। अगर मैं उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताती और इलाज के पैसे मांगती तो वो उस पर भी ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे टेंशन ज़्यादा हो रही थी। 2 घंटे बाद जब हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और मेरा दर्द भी बहुत बढ़ गया था। अभी धीरज ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि भाभी, आप आराम करो, मैं आपकी दवाई लेकर आता हूँ। पहले तो धीरज ने मुझे खाना सर्व किया और उसके बाद मुझे दवाई दी। दवाई खाने के बाद मैं थोड़ी देर सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मुझे खाना बनाना है। घर के बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं। मुझे दर्द में भी आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर मुझे शाम की चाय भी बनानी थी। मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में ही धीरज चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आ गया और खामोशी से रखकर वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मुझे दर्द से कुछ आराम मिल गया था। मैंने कभी पहले सुना था कि पेट में अगर दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि मुझे कपड़े भी तो धोने हैं, कपड़े भी बहुत हो गए हैं और फिर रात का खाना भी बनाना है। शाम के 6 बज चुके थे। मेरे पति 7 बजे आते थे तो उन्हें 7:30 बजे खाना चाहिए होता था। मैं जैसे ही खाना बनाने के लिए उठकर किचन की तरफ गई तो मैंने देखा कि मेरा देवर किचन में खड़ा हुआ खाना बना रहा था। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, भाभी, मुझे आदत है, मैं नानी के घर भी नानी के साथ काम में मदद करवा देता हूँ। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे दाल और रोटी बनाना आता है, मैं दाल रोटी बना लूँगा। मैंने अपने देवर से कहा, नहीं, तुम्हारे भैया को हर किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। धीरज की बातें मुझे बड़ा हैरान कर रही थी। वो लगभग 16 साल की उम्र का लड़का था और बातें कोई 20-22 साल वाले समझदार लड़के की तरह कर रहा था। कुछ बच्चे टाइम से पहले ही जवान और समझदार हो जाते हैं। धीरज भी उन्हीं लड़कों में से एक था। मैंने धीरज से कहा, तुम खाना मत बनाओ, जैसा भी होगा मैं खुद खाना बना लूंगी। आज खाने में सब्जी बना लेते हैं, इसलिए तुम मार्केट से जाकर सब्जी ले आओ। तुम बस मुझे सब्जी ला दो, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। मैंने धीरज को पैसे दिए और वो सब्जी लेने के लिए बाजार चला गया था। थोड़ी देर के बाद जब वो घर वापस आया तो मैंने सामान चेक किया। सारा सामान पूरा था, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ ही निकली थी। मैंने बड़ी हैरानी से पैकेट को खोल कर देखा तो उसके अंदर फिटकरी थी। धीरज बाजार से फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि वो ये फिटकरी क्यों लेकर आया है, लेकिन मैंने उसे फिटकरी के बारे में कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा कि शायद वो गलती से लेकर आ गया होगा। लेकिन अगले दिन फिर जब मैंने अपने देवर से सामान मंगाया तो सामान के अंदर फिर से फिटकरी निकली। अब वो हर दिन ही सामान के साथ साथ मार्केट से फिटकरी लाने लगा था। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वो 50 रुपए की फिटकरी ज़रूर लेकर आता था। मैं उस फिटकरी को एक डिब्बे में करके रख दिया करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फिटकरी मेरे पास इकट्ठी हो गई थी कि फिटकरी का पूरा डब्बा ही भर गया था। यहाँ तक कि फिटकरी का ढेर लग गया था। मेरा देवर धीरज बड़ा मासूम लड़का था और बहुत सीधा था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे फिटकरी के बारे में किस तरह से पूछूं कि वो आखिर सामान के साथ साथ फिटकरी क्यों लेकर आता है। धीरज के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी बहुत आसानी हुई थी। उन्हें भी अगर बाहर से कुछ मंगवाना होता था तो वो धीरज को भेज देते थे, वरना तो वो पहले ऑफिस से इतने थके हुए आते। उन्हें भी अगर बाहर से कुछ मंगवाना होता था तो वो धीरज को भेज देते थे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाते थे। अगर उन्हें कोई काम याद आ जाता तो वो धीरज से ही करवा लेते थे। धीरज के आ जाने से हम दोनों पति पत्नी के काम बहुत आसान हो रहे थे। जिन पति पत्नी के बच्चे नहीं होते उनका दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता है। हम पति पत्नी भी इस तरह की परेशानी से ही गुजर रहे थे। मेरे पति में तो कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थीं और मेरे पास अब इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। मेरे पति तो इलाज करने में मेरा साथ नहीं दे सकते थे। इधर धीरज हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत सारी आसानी पैदा कर रहा था,
लेकिन उसके साथ ही धीरज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था और वो प्रॉब्लम थी फिटकरी की। मैंने सुना था कि फिटकरी औरतों की काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करती है और इन्हीं बीमारियों को ख़त्म करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता थीं, क्योंकि मैंने लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना था। लेकिन मुझे अपने देवर से ये बात पूछने में बहुत शर्म आ रही थी कि आखिर वो फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी? मैं तो यही सोच सोच कर थक चुकी थी। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि अपने देवर से मना कर दूं कि वो फिटकरी घर में लेकर ना आया करे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो मेरा देवर था, मैं उससे गुस्से में बात नहीं कर सकती थी और फिर वो मेरी इतनी मदद कर रहा था। एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके धीरज से सवाल किया फिटकरी के बारे में कि तुम रोजाना 50 रुपए की फिटकरी घर में लेकर क्यों आते हो। मेरा सवाल सुनने के बाद धीरज ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं धीरज की बातों को सोचती रही। धीरज ने बताया कि फिटकरी लाने का मतलब यह है कि हम पति पत्नी रात को कमरे में आपस में बातें करते थे। मेरे पति मुझसे झगड़ रहे होते थे और हमारा झगड़ा धीरज दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहा होता था। ये बात तो मुझे बड़ी शर्मिंदा करने वाली लगी थी। मैं अपने देवर की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने देवर की नज़रों से गायब हो जाऊं। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि इस बात के बारे में कभी धीरज जान जाएगा जिससे मैं सारी बातें छुपाती थी। उसने मेरे और मेरे पति के बीच की बातों को सुन लिया था। मैं समझ गई थी कि वो मुझे रोज फिटकरी क्यों लाकर देता था, लेकिन वो मुझसे कह नहीं पाता था कि मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं। मैं भागकर अपने कमरे के अंदर चली गई और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके खूब फूट फूट कर रोने लगी थी। एक तरफ मुझे बच्चा ना होने की परेशानी थी तो दूसरी तरफ ये परेशानी, और ये एक ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे देवर को मुझसे कहते हुए शर्म आ रही थी। थोड़ी देर के बाद धीरज ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि भाभी, मैं सुबह को नाना नानी के घर वापस जा रहा हूँ। अब और दिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। आपके और भैया के साथ रहकर यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ नहीं बोला था। मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी कि मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और इतनी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि उससे ये भी नहीं कह सकती थी कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ। अगला दिन निकलते ही धीरज 6 बजे की ट्रेन से अमरोहा वापस चला गया था। उसके यहाँ पर होने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी थी और उसके जाने के बाद दिन ब दिन परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। धीरज को गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मैं फिटकरी के डिब्बे को निकालकर बाहर ले आई। उस फिटकरी को देखकर मुझे धीरज की बातें याद आने लगी थी तो बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं ये सब बाहर कचरे में फेंक देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि धीरज ये सब कुछ मेरी भलाई के लिए ही तो कर रहा था। उसने कुछ गलत तो नहीं किया था। मैंने थोड़ी सी फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर के बाद वो फिटकरी पानी में घुल गई तो मैं उस पानी से नहा ली। मैं काफ़ी दिनों तक उस फिटकरी वाले पानी से नहाती रही और फिर धीरे धीरे मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। मेरी यही बीमारी थी। मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी और मैं घर में अकेली रहती थी, इसीलिए कोई इस बदबू को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे पति तो रात को मेरे साथ रहते थे। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन ये एक बीमारी थी। रोज़ाना मैं फिटकरी वाले पानी से नहाती थी। धीरे धीरे नहाते हुए मुझे लगभग 1 महीना गुजर गया था और मेरी बॉडी से बदबू खत्म होती जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी सारी बीमारियाँ भी कम होने लगी थी। पहले तो रोज़ मेरे पति मुझसे झगड़ा किया करते थे इस बात पर। मेरे पति यही कहते थे कि मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आती है। एक रात मेरे पति इसी बात पर मुझसे झगड़ा कर रहे थे। तभी धीरज ने हमारी बातें सुन ली थी और उसने बताया कि आपकी बातें सुनने के बाद ही मैं रोज़ाना आपके लिए बाजार से फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उस पानी से नहाकर अपनी बीमारी से जान छुड़ा सकूं। धीरज ने बताया कि अमरोहा में उसके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी को भी यही बीमारी हो गई थी। उसके रोज़ाना नहाने के बावजूद भी उसके शरीर की बदबू नहीं जाती थी और इसी वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वो लोगों को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा था। उसने बताया कि हम आस पड़ोस के लोग भी उससे दूर ही रहा करते थे, लेकिन उसने फिर किसी डॉक्टर का इलाज किया। डॉक्टर ने बताया कि तुम फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू कर दो।
धीरे धीरे तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही उस आदमी ने फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई और उस आदमी की दूसरी शादी भी हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी से निकलने वाली बदबू की वजह से मेरे पति मुझसे रोज झगड़ा करते रहते थे। अब उनकी ये शिकायत भी खत्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि कैसे मेरी परेशानी मेरा देवर समझ गया था और उसने मेरी मदद की, वरना मुझे तो लग रहा था कि मेरी इस बदबू वाली बीमारी के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो मेरी बड़ी इंसल्ट होगी। लेकिन मेरे देवर ने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी थी। वो मुझे बताने में बहुत शर्माता था और मैं भी बहुत शर्माती थी, और इसी शर्मिंदगी की वजह से मैंने कभी उससे ये सवाल नहीं किया था। लेकिन धीरज के चले जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति के घर के साथ साथ उसका भी इस घर पर उतना ही हक है। मैंने अपने पति से कहकर धीरज को हमारे घर परमानेंट रहने के लिए बुला लिया था और मेरी जिंदगी से अकेलापन भी दूर हो गया था। नाना नानी जी ने धीरज को हमारे घर पर भेज दिया था। धीरे धीरे मेरी बीमारी भी दूर हो गई थी। मैंने अपने सोने के कुंडल बेच दिए और अपना इलाज भी करवा लिया था। वैसे तो मेरा इलाज इतना ज्यादा लंबा भी नहीं चला था, क्योंकि फिटकरी के पानी से मेरे पेट की सूजन भी कम हो गई थी। अब मुझे वो दर्द भी होना बंद हो गया था। मेरा देवर हमारे घर पर आकर रहने लगा था। डॉक्टर से मेरे पति का भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। मेरे पति अब मुझसे खुश रहने लगे थे। डॉक्टर ने दवाई के तौर पर मुझे कुछ गोलियां दी थी। वो मुझे अपने पति को पानी में मिलाकर देनी होती थी। मेरे पति उस दवाई को आसानी से खा लेते थे, क्योंकि मेरे पति रात को सोने से पहले गर्म पानी पीते थे। मेरी दवाई भी चल रही थी और मेरे पति भी अपना इलाज ठीक तरह से कर रहे थे। लगभग 3 महीने इलाज करने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो इस खबर पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इलाज करने के बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिल जाएगी। मेरे पति की भी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। भगवान ने मेरी सोनी गोद भी भर दी थी। 9 महीने पूरे होने के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मेरे पति ने पहले मेरे साथ जैसा भी बिहेवियर किया था उसके लिए मुझसे माफ़ी मांग ली थी। कहने लगे, आज के बाद मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि धीरज ने जो हमारे साथ किया था उसके बाद मेरे पति को एहसास हो गया था कि धीरज ने मेरा देवर होते हुए मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया था जितना कभी मेरे पति ने सोचा भी नहीं था। अब मेरा बेटा 4 साल का हो गया और मैंने अपने देवर धीरज की भी शादी कर दी। पहले मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। अब मेरे साथ मेरा बच्चा और मेरी देवरानी भी थी। हम लोग अपने परिवार में बहुत खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की सारी खुशियाँ एक साथ हमें मिल गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।